देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इन अ बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ बॉयज़ इज टू गर्ल इज़ 4:6। मतलब पहले हमें रेशियो बता दिया है कि एक क्लास में बैच में 50 स्टूडेंट्स हैं और उसमें रेशियो क्या है बॉयज़ और गर्ल्स का 4:6। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है तो 4:6 दिया हुआ है। जब भी आपको रेशियो में गिवन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बॉयज़ हो गए, बॉयज़ का रेशियो 4 था तो 4x हो जाएगा, गर्ल्स का रेशियो 6 था और 6x हो जाएगा। अब ज़रा आप ये समझिए, बॉयज़ और गर्ल्स मिल के ही तो क्या बनाएंगे, टोटल बैच बनाएंगे। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बॉयज़ जितने होंगे और जितने गर्ल्स होंगे तभी मिल के क्या बनेगा, टोटल स्टूडेंट्स या टोटल बैच में जितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बॉयज़ कितने हो गए 4x, गर्ल्स कितनी हो गई 6x, और आपके बैच में स्टूडेंट्स गिवन थे कितने 50। सॉल्व करेंगे तो 10x इज इक्वल्स टू 50 आ जाएगा और x की वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू है 5। ठीक है, इसका मतलब बॉयज़ कितने हो गए 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 5 20, और गर्ल्स कितनी हो गई 6 इंटू एक्स मतलब 6 इंटू 5 30। ये हमें बॉयज़ और गर्ल्स पता चल गए पहले फर्स्ट वाली लाइन से, क्लास में बैच में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। नेक्स्ट लाइन हमें ये गिवन है कि एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स आर 60, मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 60 है। ठीक है, तो पहले इस स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं। एवरेज कैसे निकलता है, देखो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है ना, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें ये गिवन है कि जो एवरेज मार्क्स है वो गर्ल्स के 60 हैं, तो एवरेज के बदले मैं 60 डाल देता हूँ। अब सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स, ये तो हमें पता नहीं है कि उनके मार्क्स का सम कितना है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमें पता है, नंबर ऑफ गर्ल्स 30 है। तो यहाँ से हम सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे। 30 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 60 इंटू 30 आ जाएगा आपका 1800। तो ये क्या निकल जाएगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स। ये हमें सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स पता चल गया। इसके आगे गिवन है एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द बैच। ठीक है, अब एवरेज मार्क्स ऑफ द बैच की बात हो रही है। फिर से एवरेज का फॉर्मूला तो यही होगा, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन एवरेज मार्क्स ऑफ द बैच आप लिखोगे तो आप ऐसे ही निकालोगे ना, एवरेज अपॉन पूरे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का सम अपॉन टोटल जो बैच में बच्चे हैं उनका डिवीजन। ठीक है, तो एवरेज तो कितना निकल के आ रहा है, एवरेज तो आपको निकल के आ रहा है कि एवरेज मार्क्स कितने हैं बैच के 62 है। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स कितने हो गए बैच के 62, तो यहाँ पे हम 62 लिख देंगे। और लेकिन सम ऑफ बैच में बच्चे होंगे सम ऑफ गर्ल्स के मार्क्स का प्लस सम ऑफ बॉयज़ के मार्क्स का, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं क्लास में। नंबर ऑफ बच्चे कितने टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से 50 डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 62 इंटू 50, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ गर्ल्स का मार्क्स प्लस सम ऑफ बॉयज़ का मार्क्स। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगी, 62 इंटू 5 कितना हो जाएगा 3100। ये आपका हो गया सम ऑफ गर्ल्स मार्क्स प्लस सम ऑफ बॉयज़ मार्क्स। ठीक है, अब देखो सम ऑफ गर्ल्स मार्क्स हम पहले निकाल चुके, कितना है 1800। इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 3100 इज इक्वल्स टू सम ऑफ गर्ल्स मार्क्स के बदले 1800 प्लस सम ऑफ बॉयज़ मार्क्स। तो यहाँ से सम ऑफ बॉयज़ मार्क्स इजीली आपको निकल जाएगा। आप 1800 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके आप इसको लेस करेंगे तो सम ऑफ बॉयज़ के मार्क्स कितना आ जाएंगे 1300। ये हमारा सम ऑफ बॉयज़ के मार्क्स निकले। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज़। अब देखो एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज़ हम फिर से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। एवरेज का फॉर्मूला हमें पता चल गया है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना आ रहा है, सम ऑफ बॉयज़ 1300 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, नंबर ऑफ बॉयज़ थे 20। 0 0 कटेगा, 130 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 65। तो ये आपका क्या निकल गया, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़। मतलब एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ के आ गए 65। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये जो अप्रोच मैंने बताई है ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। अब मैं इसका आपको देखो छोटा मेथड बताऊंगा जो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले मेथड से कर सकते हो। ये बहुत इसमें जल्दी हो जाएगा। मैं आपको सिखाता हूँ, देखो उसके थ्रू आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो थोड़ा काफ़ी आसान होगा। आपको क्या करना है, आप 5 सर्कल्स बनाओ। ये फर्स्ट सर्कल, एक सेकेंड सर्कल, ये बीच में एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ। ठीक है, और ऐसे लाइन से इनको ज्वाइन कर दो। अब आप देखो आपको क्या करना है, एक जगह आप लिखो, समझ लो क्लास है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एवरेज ऑफ गर्ल्स होंगी क्लास में, गर्ल्स का एवरेज। यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज ऑफ बॉयज़ का एवरेज। बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ के क्या बनता है, पूरी क्लास बन जाएगी, मतलब पूरा बैच। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एवरेज ऑफ द फुल बैच। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गर्ल्स लिखा है तो यहाँ पे टोटल गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे बॉयज़ लिखा है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ बॉयज़।
अब देखो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, हम यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। और अगर हमें नहीं लिखा है, हमें नहीं लिखना है, तो हमें देखो रेशियो बताया गया था कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:6, मतलब बॉयज़ 4 हैं तो गर्ल्स कितनी है 6 हैं। सिंपल सा हो गया। अब आप आगे सॉल्व करो। एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स आपको बताया गया था 60 है, तो मैं यहाँ पे 60 लिख दूंगा। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ के। एवरेज मार्क्स ऑफ द होल बैच मुझे बताया कितना 62 है। अब आप देखो कैसे सॉल्व करना है। अब आप खुद सोचो जरा, जो भी 3 नंबर होते हैं, जैसे इधर 3 नंबर हैं, मतलब अब आपको एवरेज लेना है। देखो क्या होता है, जो बीच वाला नंबर है 62 वो बड़ा है 60 से, ठीक है। तो हम ऐसे इसको लिखेंगे 62 माइनस 60 और इज इक्वल में क्या डालेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है 4। और इसके नीचे हम डिवीजन में क्या लिखेंगे, एक बार बड़ा क्या हो गया 62, एक बार जो बीच वाला नंबर है एक बार बड़ा होता है और एक बार छोटा होता है। तो 62 60 से तो बड़ा हो गया, तो के से क्या होगा छोटा होगा। तो अगले में हम क्या लिखेंगे के माइनस 62 और इधर क्या डिवाइड हो रहा है ये 6 से। बस आप इसको सॉल्व कर दो। 62 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 अपॉन के माइनस 62 इज इक्वल्स टू 4/6। 4/6 तो कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका के माइनस 62। 3 इधर आएगा तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका के माइनस 62। यहाँ पे माइनस 62 है, इधर होके ऐड होगा तो हो जाएगा 62 + 3 65। तो यही आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। यही हमने देखो पिछले लंबे मेथड से किया और ये हमने मिक्सचर एलिगेशन के छोटे मेथड से कर लिया, जिसमें एवरेज ऑफ द बॉयज़ कितना निकल के आ गया, एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज़ 65। छोटा मेथड था, फिर से याद रखना। जैसे क्लास है तो एक में आप एवरेज ऑफ गर्ल्स लिख दो, एवरेज ऑफ बॉयज़ लिख दो, उनका मिला के एवरेज जो बैच का है वो लिख दो, और जिस तरफ ये नंबर ऑफ गर्ल्स लिख दो और इधर नंबर ऑफ बॉयज़ लिख दो, और इसके थ्रू डायरेक्ट इक्वेशन में आके जल्दी से सॉल्व कर दो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 243 मीटर एंड डायमीटर उसका कितना है 4 mm, वॉज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्पीयर। ठीक है, एक कॉपर वायर को मेल्ट किया गया है स्पीयर बनवाने के लिए। फिर क्या बोलोगे, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्पीयर। देखो इजी क्वेश्चन है, क्या गिवन है, एक कॉपर वायर है, ठीक है, हम वायर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा वायर कुछ इसी तरह का रहता है, सिलेंडर के शेप में। यही आपका क्या है वायर है, ठीक है। तो वायर के शेप में रहेगा, ये वायर है और वायर का शेप होता है सिलेंडर, ठीक है, ये हमें पता है। अब इससे क्या मेल्ट करके बनाया गया, एक स्पीयर बनाया गया, मतलब इस तरह का कुछ, जैसे आपकी बॉल होती है उस तरह का कुछ बनाया गया, ये आपका स्पीयर हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये कंसेप्ट ना 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। क्या होता है, जब भी किसी एक चीज़ को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज़ बनाई जा रही है तो इन दोनों की जो वॉल्यूम होती है ना वो क्या सेम होती है। फिर से बता रहा हूँ, जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट को आप मेल्ट कर रहे हो और उससे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उन चीज़ों की दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। समझ लो मेरे पास घर में एक कुर्सी है, मैं उसको मेल्ट करता हूँ और उससे मैं एक चेयर मतलब कुर्सी है उसको मेल्ट कर रहा हूँ और उससे मैं एक टेबल बना रहा हूँ। तो जो कुर्सी है और जो टेबल है दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें मैं सिलेंडर को वायर को मेल्ट कर रहा हूँ और वायर से मैं बना रहा हूँ स्पीयर, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² h, और स्पीयर का होता है 4/3 पाई r³। इतना हो गया, ठीक है। पाई और पाई कट जाएगा। अब देखो सिलेंडर का हमें क्या बताया गया, जो कॉपर वायर था उसकी लेंथ लंबाई कितनी 243 मीटर। ध्यान से देखोगे तो यही लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट के बदले तो 243 आ गया। रेडियस का स्क्वायर, इसका डायमीटर 4 है, डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, डायमीटर आपका ये पूरा हो गया और इसका आधा क्या होगा रेडियस, मतलब 4 का आधा 2 आपका हो जाएगा रेडियस। रेडियस का स्क्वायर है मतलब 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4/3, और रेडियस इसका हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये 4 कट गया, 243 × 3, ठीक है, 243 × 3 हो गया r³, ठीक है, r³। और ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 729। 729 इज इक्वल्स टू r³, ठीक है। यहाँ से आप क्यूब हटाओगे, 729 किसका क्यूब होता है, 729 अपना क्यूब होता है 9 का, 9 का क्यूब होता है, ठीक है। 729 आपका 9 का क्यूब हो जाता है। 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81 और 81 × 9 आपका आ जाएगा 729, ठीक है। तो आपका जो रेडियस निकल के आ चुका है, आपका रेडियस कितना आ गया 9। आपको तो डायमीटर निकालना था। अब डायमीटर क्या होता है, अगर हम रेडियस का डबल कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, डायमीटर आ जाता है। हमारा रेडियस 9 आया है, 9 का हम डबल अगर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18, और 18 ही आपका क्या है डायमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि अगर आप किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं किसी और चीज़ में तो दोनों की जो वॉल्यूम होगी
वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। जिसको भी ये कंसेप्ट पता होगा और ये फॉर्मूला पता होगा बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 18 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 4 फार्मर्स रेंटेड अ पास्चर। ए ग्रेज्ड 24 शीप्स फॉर 3 मंथ्स, बी ग्रेज्ड 10 शीप्स फॉर 5 मंथ्स, सी ग्रेज्ड 35 शीप्स फॉर 4 मंथ्स एंड डी ग्रेज्ड 21 शीप्स फॉर 3 मंथ्स। हमें ऐसे ही बता दिया गया कि ए बी सी डी 4 फार्मर्स हैं, उन्होंने अपनी कुछ शीप्स को कुछ महीनों के लिए पास्चर पे ग्रेस कराया। फिर क्वेश्चन में गिवन है इफ़ एज रेंट इज 720 रुपीज़, फाइंड द टोटल रेंट ऑफ द पास्चर। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कभी आपको ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ दे दी गई, जैसे फॉर एग्जांपल फील्ड दे दी गई इस केस में, इस क्वेश्चन में, और उसको 4 लोग यूज़ कर रहे हैं और किसी ने कुछ समय के लिए कितना कुछ यूज़ किया और उसका आपको रेंट बता दिया। तो देखो आप इसमें क्या फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ए का बताया गया तो इसमें क्या फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, ए का यूसेज कितना हुआ है अपॉन टोटल यूसेज इनटू टोटल रेंट इज इक्वल्स टू एज रेंट। ऐसे देखो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, आप ये कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ए ने कितना यूज़ किया, ए का यूसेज अपॉन टोटल यूसेज इनटू टोटल रेंट इज इक्वल्स टू एज रेंट। ए जितना यूज़ करेगा पूरे यूसेज में, जितना टोटल फील्ड है, और उसी का तो वो क्या देगा, टोटल रेंट पे करेगा। ऐसे ए का रेंट निकल जाएगा। अब बस हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे। ए ने कितना यूज़ किया, 24 शीप्स 3 मंथ्स के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए का यूसेज है 24 शीप्स के लिए 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब टोटल यूसेज तो 4 लोगों ने किया है, ए बी सी डी। अब सबका यूसेज लिख दो। तो ए का सबसे पहले 24 इंटू 3 प्लस बी का यूसेज है 10 शीप्स 5 मंथ्स के लिए। फिर सी का यूसेज है 35 शीप्स 4 मंथ्स के लिए। फिर 21 शीप्स डी का 3 मंथ्स के लिए। तो 21 इंटू 3, ये मैंने सबका यूसेज लिख दिया, कितनी शीप्स और कितने मंथ्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंटू टोटल रेंट तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन ए का रेंट बता दिया कितना, 720 रुपीज़। इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, इन सबको आप सॉल्व करोगे तो हाँ आप क्या कर सकते हो, सब में से कॉमन आउट। ठीक है, चलो हम सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखो 24 इंटू 3 है, हम सॉल्व करते हैं। 24 इंटू 3 तो आ जाएगा आपका 72 हो जाएगा। 24 इंटू 3 इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 72। इसको सॉल्व करते हैं, फिर इधर भी 72 प्लस 10 इंटू 5 50 प्लस 35 इंटू 4 हो जाएगा आपका 140 और 21 इंटू 3 63। इतना हो गया इंटू टोटल रेंट इज इक्वल टू 720। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 140 प्लस 63 203, ये हो गया 203, और 50 प्लस 72 ये हो जाएगा आपका 122। ऐड करोगे तो 5325, तो इसकी वैल्यू आ गई 325। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 अपॉन 325 इंटू टोटल रेंट इज इक्वल्स टू 720। टोटल रेंट कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होंगे। तो टोटल रेंट तो ऐसे ही रहेगा, 720 है, 3250 है, तो 325 ऊपर आ जाएगा, 325 नीचे, 325 ऊपर आ जाएगा, और 72 ऊपर, तो 72 इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। 72 1 जा, 72 10 जा, तो 325 इंटू 10, एक जीरो ऐड कर दोगे तो आपका टोटल रेंट कितना आ जाएगा। टोटल रेंट आ गया है हमारा 3250। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि जब भी कुछ ऐसा यूसेज का दिया हो तो जितना भी कोई इंसान यूज़ कर रहा है अपॉन टोटल यूसेज इनटू टोटल रेंट हमें क्या दे देता है, उस इंसान का रेंट। फॉर्मूला लगाया, सिंपल सा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया और 3250 इसका आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन पढ़ के देखो लग रहा है कि क्या क्वेश्चन है, कितना ईजी क्वेश्चन दे दिया है। कॉस्ट प्राइस क्या है, 80% है सेलिंग प्राइस का। आप सेलिंग प्राइस को मान लो, सेलिंग प्राइस हमारा हो गया समझ लो 100 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस 100 रुपये और सेलिंग प्राइस का 80% है कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80। बस प्रॉफिट परसेंटेज अब निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हम कोई चीज़ लाए 80 रुपये की और हमने बेचा उसको कितने का, 100 रुपये का, तो हमने प्रॉफिट कितने का कमाया, प्रॉफिट हमने कमाया 20 रुपये का। तो इस फॉर्मूले में जब डालोगे तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 20 रुपये।
डिवाइडेड बाय आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने खरीदा कितने का है 80 रुपये का, डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। सॉल्व कर दो, 21 ज़ा 24 ज़ा, और 100 और 4 को कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया है 25%। इससे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगर कोई इसको समझ नहीं पाए तो मैं एक और इक्वेशन वाला भी बना के बता देता हूँ। क्या बोला गया था, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 80%, मतलब 80 अपॉन 100 और यहाँ पे इंटू सेलिंग प्राइस। कैंसिल आउट होगा, 0 0 कटेगा, और 8 और 10 को काटोगे तो होगा CP इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू SP। ठीक है, SP को वहाँ से हटाओ और यहाँ नीचे ले आओ तो CP और SP का रेशियो पता चल जाएगा। ये आ गया आपका SP, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपये और सेलिंग प्राइस तो कितना हो जाएगा 5 रुपये। फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कोई चीज़ लाए 4 की, बेची 5 की, प्रॉफिट 1 का हुआ, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 4 इंटू 100। फिर से वही आ गया 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 25%। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। प्रॉफिट परसेंटेज इस क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 25%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इन अ बैग देयर आर 15 बॉल्स, 15 रेड बॉल्स एंड 10 ग्रीन बॉल्स, मतलब एक बैग में 15 रेड बॉल है और 10 ग्रीन बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब 3 बॉल सिलेक्ट की जा रही है रैंडमली। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 रेड बॉल्स एंड 1 ग्रीन बॉल्स, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 2 रेड बॉल्स और 1 ग्रीन बॉल सिलेक्ट करने की। तो पहले तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं है ये, मतलब प्रोबेबिलिटी और का यूज़ होगा और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस का भी यूज़ होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बैग है और एक बैग में आपके पास क्या बोला गया है कि 15 रेड बॉल्स हैं और इसी में 10 ग्रीन बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स तो कितनी हो जाएंगी, टोटल इसमें हो जाएंगी 25 बॉल्स। इतना हमें समझ आ गया है। ठीक है, अब ये बोला गया है कि आपको पहले तो क्या है, इनमें से 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब देखो 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। जब भी आपको बोला जाता है कि आपको समझ लो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 बॉल्स में से आप क्या सिलेक्ट कर लो, 3 बॉल्स सिलेक्ट कर लो। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 25C3। ठीक है, क्या लिखूंगा 25C3। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 25 में से 3 बॉल्स क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, देखो 25 फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस 3 22 फैक्टोरियल और साथ में 3 फैक्टोरियल। मैं फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या बोला है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 15 रेड बॉल्स हैं और 10 ग्रीन बॉल्स हैं। टोटल 25 बॉल्स है, इसमें से 3 बॉल्स रैंडमली सिलेक्ट की जा रही हैं। तो 25 बॉल्स में से 3 बॉल सिलेक्ट करने का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे सिलेक्ट करेंगे, 25C3। कैलकुलेट कैसे होगा, 25 फैक्टोरियल अपॉन 22 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है NCR और इसका फॉर्मूला बन जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो मैंने ये लिखा है 25C3 है तो n फैक्टोरियल मतलब 25 फैक्टोरियल, 25 माइनस 3 22 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूँ तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा 25 इंटू 24 इंटू 23 और इंटू 22 फैक्टोरियल, अब डिवाइडेड बाय 22 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1। 22 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 3 2 6 और 6 4 24। तो क्या आ गया 25 इंटू 4 100 और 100 इंटू 23 2300। तो मतलब ऐसे 2300 वेज हैं जिसमें हम 25 बॉल्स में से 3 बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने वेज आ गए हमारे 2300 हमें वेज यहाँ से पता चल गए इनको सिलेक्ट करने के, 25 बॉल्स में से 3 बॉल्स सिलेक्ट करने का। अब हम चलते वो दूसरा जो हमें केस बताया गया था कि मतलब दूसरा केस मतलब इसी क्वेश्चन का पार्ट कि पर हमें सेलेक्ट क्या करना है, हमारे सेलेक्ट करना है 2 रेड बॉल्स एंड 1 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, चलो अब हम उसमें चलते हैं, हम उसको सॉल्व करके देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। अब देखो हमें क्या करना था, 2 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है, लेकिन हमारे पास जो टोटल रेड बॉल्स है कितनी, 15 रेड बॉल है। तो हम इसका फॉर्मूला फिर से कैसे लिख सकते हैं, 15C2। 15 रेड बॉल्स में 2 रेड बॉल्स चाहिए। ठीक है, तो 15C2 हो जाएगा। और ऐसी ग्रीन कितनी चाहिए, 1, 10 ग्रीन बॉल में से 1 ग्रीन बॉल चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10C1। 15 रेड बॉल में से 2 बॉल निकालनी थी तो 15C2 और 10 में से 1 निकालनी थी तो 10C1।
आप सॉल्व करेंगे तो इसका फिर से आप कैसे लिखेंगे, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 2, 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। 15 को ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। 13 और 13 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो 15 इंटू 7, तो ये आपका आ जाएगा 105। ठीक है, 105 तो ये आ गया, ये आ गया आपका 105। अब 10C1 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 10C1 कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल इंटू आर मतलब 1 फैक्टोरियल। तो इसको आप ओपन करेंगे तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया 10। ठीक है, तो आपका देखो, क्या आप 2 रेड बॉल्स किस में सिलेक्ट कर सकते हो, 105 वेज में, और आप 1 ग्रीन बॉल कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हो, 10 वेज में। अब देखो सिंपल सी एक बात होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 रेड बॉल्स एंड 1 ग्रीन बॉल। इधर लिखा हुआ है कि आपको 2 रेड बॉल्स चाहिए एंड 1 ग्रीन बॉल। जब भी क्वेश्चन में एंड लिखा हो, जब भी क्वेश्चन में एंड लिखा हो, तब हम क्या अलग करते हैं, मल्टीप्लाई। तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और जब भी क्वेश्चन में और लिखा होता, 2 रेड बॉल्स और 1 ग्रीन बॉल, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड में मल्टीप्लाई क्यों इसलिए करते हैं, क्योंकि हम चीज़ें साथ में कर रहे हैं। ठीक है, और में हम क्या कर रहे हैं, अलग, या तो ये या तो, इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं बस। तो हम 2 रेड बॉल्स को कितने वेज में ला रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे 105 में, और हम 1 ग्रीन बॉल को कितने वेज में सिलेक्ट कर रहे 10, तो कितने वेज हो गए टोटल इनको सेलेक्ट करने के, 1050 वेज। ठीक है, तो इसके वेज आ गए टोटल कितने आ गए, 1050 वेज। हम यहाँ ही लिख लेते हैं, 1050 वेज निकल के आ गए। अब देखो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली कैलकुलेट कर ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी यही होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखो हमें जो चाहिए सिलेक्ट करना था, हमारे टोटल आउटकम्स कितने आ रहे थे, 2300 वेज में हम सिलेक्ट कर सकते थे बॉल्स को, लेकिन हमें फेवरेबल आउटकम कितने वेज में होता, हमें जो चाहिए, हमें तो 2 रेड बॉल और 1 ग्रीन बॉल चाहिए थी, उसको हम कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते थे, सिर्फ 1050 वेज में। कैंसल आउट करते, 0 0 कटेगा, 2 2 ज़ा 2 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा, और ये जाएगा 2 4 ज़ा और 2 6 ज़ा, तो इसका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी कितना, 21/46। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से वीडियो को देखिएगा, ये इस पार्ट को, वरना फिर कमेंट कीजिएगा, मैं किसी और वीडियो में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर अ ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑफ टाइम। मतलब अगर ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर्स पर आवर है तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे समय पे पहुंच जा रही है। फिर ये गिवन है नेक्स्ट चीज़ स्टेटमेंट में कि इफ़ इट्स स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर गेट्स लेट बाय 36 मिनट्स। अगर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर हो गई है तो वो 36 मिनट से लेट हो जाती है। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ईजी क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसकी स्पीड 40 किलोमीटर्स पर आ रहा है, 40 डिस्टेंस उसने कितने ट्रैवल किया हमें नहीं पता, और टाइम उसको लग भी रहा है हमें नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या बताया गया है कि उसकी स्पीड कितनी है इस बार, 30 किलोमीटर्स पर आवर, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल किया, लेकिन इस बार टाइम उसका कितना है, 36 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं, लेट हो रहा है। पहले अगर टी लग रहा था तो इस बार कितना लगेगा, टी प्लस 36 मिनट्स, तो 36/60 लिखूंगा, क्योंकि ये किलोमीटर्स पर आवर में दिया है और ये मिनट्स में तो छोड़ नहीं सकते, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, तो 36/60 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 6 36, 6 10 60, या 2 3 6, 2 5 10, और LCM लोगे तो ये जाएगा 5t + 3 डिवाइडेड बाय 5। तो टाइम के बदले क्या आ जाएगा, 5t + 3, और डिवाइडेड बाय 5 है तो 5 कहाँ चला जाएगा, 5 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ये बन गई। इनको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये तो 5 1 5 6 30, और 6 5t + 3 ऊपर आया इज इक्वल्स टू डी, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 40t इज इक्वल्स टू डी। बस ये भी डी के बराबर, ये भी डी के बराबर, दोनों को क्या कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर देते दोनों को, तो 40t, और इधर लिख देंगे 6 5 30t, और 6 3 18। यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस होगा, तो 40 में से 30 जाएगा, बचेगा कितना, 10t, या फिर t की वैल्यू 18/10।
2 9 2 5 टी की वैल्यू 9/5 आ गई। डाल दो किसी में भी, ये क्या था 40 टी था डिस्टेंस, इसको सॉल्व करते हैं। 40 इंटू टी मतलब 40 इंटू 9/5, 5 1 5 8 40, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 72। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 72 किलोमीटर्स। तो फाइन डिस्टेंस ही करना था और पहले दो इक्वेशन बनाई। फर्स्ट इक्वेशन ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे, और जो सेकंड बोला गया था कि 30 किलोमीटर चल रही है तो लेट हो रही है, टाइम वाइम निकाल दिया, इक्वेशन बना दी, सॉल्व कर दिया, 72 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि अ मैन बोरोज 4,000 रुपीज़ एट 15% कंपाउंड इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज 1,500। मतलब एक मैन ने पहले तो 4,000 रुपये 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उठाए कहीं से, और फिर हर साल के अंत में वो 1,500 रुपये उसमें पे कर देता है। हाउ मच एडिशनल अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। अच्छा, कितना अमाउंट उसको पे करना है तीसरे साल के अंत में कि उसका पूरा ड्यूज क्या हो जाए, उधारी उसकी पूरी खत्म हो जाए। ठीक है, देखो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो भी कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, हम भी वैसे ही करेंगे, बस फॉर्मूला बिना लगाए। देखो क्या है, आप 4,000 रुपये उधार लेके आए हो, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में जो आपका फर्स्ट ईयर होगा 15% ब्याज लग रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट लग रहा है कितना 15%। तो 4,000 का 15% आप कैलकुलेट अगर करोगे तो 4,000 इंटू 15/100, तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 600। ठीक है, तो जब पहले साल का अंत हुआ तो आपको कितने रुपए देने थे, 4,000 तो पहले आपका इनिशियल अमाउंट था और उस पर पूरे साल का ब्याज लग गया 600। तो आपका टोटल उधारी कितने की बन गई, 4,600 की उधारी बन गई। इतना हो गया। अब इसके एंड में आपने 1,500 दे दिए, इसके एंड में आपने 1,500 पे कर दिए, मतलब 1,500 माइनस, तो आपके ऊपर उधारी अभी कितने की बची, 3,100 रुपये की फिर से उधारी बची है। ये साल एक ख़त्म हो गया है। साल एक था, 4,000 उधार लिया था, पूरे साल में 600 का ब्याज लगा, 600 का ब्याज लगा तो टोटल उधारी हो गई साल में 4,600 की। 1,500 तो दे दिए, तो अभी उधारी कितने की बची, 3,100 की। सेकेंड ईयर में चलते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में प्रोसीड करेंगे तो आप सेकेंड ईयर में जब आप एंटर करेंगे तो आपके ऊपर उधारी कितने की है, पहली तारीख को 3,100 की। 3,100 में फिर क्या लगेगा, 15% ब्याज लगेगा। निकाल लेते हैं कितना आएगा, 3,100 इंटू 15/100, 0 0 कट जाएगा। 31 इंटू 15, 15 3 45, 450, 15 1 15, तो ये आ गया 15, 465। मतलब कितना आ गया 465, इसका 15% ब्याज आ गया। ठीक है, तो इसका हो गया 3,100 तो उधारी, 465 रुपये का ब्याज। तो टोटल उधारी साल के अंत में कितने हो गए, 3,565। अब 3,565 तो उधारी है, लेकिन इसमें से साल के अंत में कितना दे दिया होगा, 1,500 तो पे कर दिया होगा। तो आज के टाइम पे आपके ऊपर उधारी कितने की बची होगी, जब तीसरे साल की पहली तारीख को 2,065 रुपये की। साल के अंत स्टार्ट में 3,100 की उधारी, 3,100 में पूरे साल में ब्याज लगा 465 का, तो पूरी उधारी आई 3,565 रुपये की। 1,500 रुपये पे कर दिए तो उधारी कितने की बची, 2,065 रुपीज़ की। अब हम तीसरे साल में एंटर कर जाते हैं। जब हम तीसरे साल में एंटर करेंगे तो हमारे पास उधारी कितनी होगी, 2,065 रुपीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थर्ड ईयर लिखता हूँ। थर्ड ईयर में एंटर किया तो मेरे ऊपर उधारी है 2,065 रुपीज़ की। 2,065 में फिर से 15% इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो 2,065 का हम 15% कैलकुलेट कर लेते हैं, 15/100। तो 5 3 ज़ा 5 20 ज़ा 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 413/4, 413 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 13 3 39, तो 1,239 डिवाइडेड बाय 4, 1,239 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1,239 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12, ये चले जाएगा, ये जाएगा नहीं, 4 9 ज़ा 36, ये चले जाएगा, 4 9 ज़ा 36, कितना बच जाएगा, 3 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा। तो इसका इंटरेस्ट जो आएगा कैलकुलेट होकर वो आ जाएगा 309.75। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा कैलकुलेट करके 309.75। तो अब ये साल के स्टार्ट में आपके ऊपर उधारी थी 2,065 रुपीज़ की, साल में पूरे कितना इंटरेस्ट लगा, 309.75। तो टोटल उधारी कितनी हो जाएगी आपके ऊपर, 2,374.75, 2,374.75 इतनी उधारी हो गई। लेकिन इसमें से तो 1,500 आप फिर से क्या कर दोगे, साल के अंत में पे कर दोगे, साल के अंत में 1,500 पे कर दोगे, तो अभी आपके ऊपर उधारी कितने की रह जाएगी, अभी आपके ऊपर उधारी रह जाएगी
₹8,800 सॉरी ₹874.75 की इतने भी उधारी बची। अगर आप इतना आप पे कर दोगे, तीसरा साल खत्म हो गया, यही पूछा था ना, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का जब खत्म होगा तो आपको ₹874.75 और पे करने पड़ेंगे, तो आपकी जो उधारी होगी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली ऐसे करो बजाय फॉर्मूला लगाने के, ऐसे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इन अ लोकल इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉज डिक्लेयर्ड विनर। 15% of the votes were invalid. Total votes polled 15,200. Find valid votes of the loser. एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हुई है, इलेक्शन हुए, लोकल इलेक्शंस, उसमें कुछ वोट डाले गए हैं और उसमें से 15% वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड। ठीक है, अब जितने भी वैलिड वोट थे उसमें से 55% एक इंसान को मिले और 45% दूसरे को, और 55 वाले जीत गया, 45 वाला हार गया। हमें यही बताना है वैलिड वोट्स ऑफ द लूजर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। टोटल वोट्स पोल्ड है 15,200, ये हमारे 15,200 क्या हो गए, ये तो टोटल वोट्स पोल्ड है। अब वोट्स क्या होंगे, टोटल वोट्स क्या होंगे, या तो कुछ वैलिड होंगे या तो कुछ होंगे इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड कितने, 15% गिवन है क्वेश्चन में कि 15% ऑफ द वोट्स फॉर इनवैलिड, तो वैलिड कितने हो जाएंगे, 85% वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, 85% वैलिड है। अब 85% में से भी विनर को कितने मिल गए, जो जीत चुका है उसको 55% वोट्स मिल चुके हैं, तो लूज़र को कितने मिलेंगे, लूज़र को मिल जाएंगे 45%। ठीक है, तो हमें यही निकालना है वैलिड वोट्स का 45%। वैलिड वोट्स है कितना, 85%। तो पहले तो वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं। वैलिड कितने हो जाएंगे, 15,200 का 85%, 0 0 कैंसिल आउट होगा, तो कितना आ गया वैलिड वोट्स, 152 इंटू 85, ये हमारे वैलिड वोट्स आ गए। और वैलिड वोट्स का 45% निकालना था, मतलब 152 इंटू 85, ये तो वैलिड वोट्स, और इसका 45% मतलब इंटू 45/100। सॉल्व करते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 20 ज़ा, 5 4 ज़ा, 5 70 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 7 6, 2 1 ज़ा, 2 3 8, तो कितना आ गया 38 इंटू 17 एंड इंटू 9। सॉल्व करते हैं। 17 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 38 इंटू 153, 38 इंटू 153, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 153 है, आप इसको 38 से, आप इसको अगर 153 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 612 लेकिन 2 टाइम्स लेस कर देना है। 2 टाइम्स लेस कर दोगे तो इसका डबल 153, ठीक है, डबल हो जाएगा 306 आपको लेस कर देना है। आप लेस कर दो 306, 121 यहाँ गया, 2 वहाँ चला गया, तो कितना हो गया 5800, तो हो जाएगा 5814, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड वैलिड वोट्स ऑफ द लूज़र, तो वैलिड वोट्स ऑफ द लूज़र कितने आ गए, 5814। इजी क्वेश्चन था, काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लिया हमने, मतलब बहुत आसानी सॉल्व, ये तो मैं एक्सप्लेन कर लूँ इसलिए मुझे टाइम लगा, वरना अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप लिखता ये वाला और डायरेक्ट आंसर आता मल्टीप्लाई सॉल्व करके। तो इसका आंसर आ गया 5814। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब 3 फ्रेंड्स हैं, उनकी एवरेज एज है 20 ईयर्स एंड देयर एजेस आर इन द रेशियो 2:3:5। फाइंड द एज ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड, मतलब सबसे बड़े वाले फ्रेंड की एज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एवरेज एज गिवन है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर। तो एवरेज एज गिवन है, कितनी हो गई, एवरेज एज 20 है। 3 फ्रेंड्स है, हमें नहीं पता 3 फ्रेंड्स कौन है, हम मान लेते हैं 3 फ्रेंड्स का सम है, एक है एक्स, एक की एज एक्स है, एक की वाई है और एक की जेड है, डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स 3 है, तो इधर से 3 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 60। मतलब तीनों फ्रेंड्स की एज कितनी आ गई, अगर आप ऐड करेंगे 60 आएगा, लेकिन तीनों का रेशियो किस में दिया है, 2:3:5 में। तो आप एक की एज मान लीजिए 2 के, एक की 3 के और एक की 5 के। ठीक है, तो आप ऐड करेंगे जब 2 को, 3 को और 5 को, तो आपकी टोटल एज कितनी दी गई है, 60, तो हम यहाँ पे 60 डाल देंगे। ठीक है, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 के इज इक्वल्स टू 60, तो के की वैल्यू कितनी आ गई,
6। हमें एल्डेस्ट की ओल्डेस्ट की एज फाइंड करनी थी। ओल्डेस्ट मतलब ये सबसे बड़ा वाला, मतलब 5 इंटू के मतलब 5 इंटू 6 जो आ गया 30। तो जब से जो सबसे बड़ा दोस्त है उसकी एज कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ़ 1/x इज पॉजिटिव 1/y इज नेगेटिव विच स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ठीक है, 1/x एक पॉजिटिव फंक्शन है और 1/y एक नेगेटिव फंक्शन है। ठीक है, तो 1/x पॉजिटिव फंक्शन है, हम लोग मान लेते हैं कि 1/x को जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, और 1/y एक नेगेटिव फंक्शन है तो उसको मान लेते हैं 1/3। अब बच्चों के मन में डाउट ये हो सकता है कि आपने पॉजिटिव फंक्शन को बड़ा माना है, नेगेटिव फंक्शन को छोटा माना है, तो हम पैरेलली दूसरा भी केस लेके चलते हैं। जब हम x को मानेंगे 1/3 और y को मानते हैं 1/2। ठीक है, इसमें पॉजिटिव फंक्शन बड़ा है ना, पॉजिटिव फ्रैक्शन बड़ा है और इसमें नेगेटिव फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, आप तीसरा केस भी मान लो जिसमें दोनों बराबर है 1/2 1/2 1/3 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं। जब हम दोनों फंक्शन फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो क्या पॉजिटिव आएगा 1/2, ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, y वाला नेगेटिव है तो माइनस का साइन, तो प्लस -1/3। दोनों फ्रैक्शंस को ऐड किए तो कितना हो जाएगा 1/2 -1/3। सॉल्व करोगे तो 6 1/6 आ जाएगा। तो हाँ, पॉजिटिव फंक्शन आ रहा है। इधर करते हैं 1/3 प्लस -1/2, तो एलसीएम ले लोगे 6 2 -3, तो इधर तो भाई नेगेटिव फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव आ रहा है एक बार नेगेटिव, तो इसकी कोई पक्की बात नहीं है कि अगर आप दो फंक्शन ऐसे फ्रैक्शन लो और फिर उनको ऐड करो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों की ही प्रोबेबिलिटी है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू तो नहीं होगा किसी सेंस में। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं पता कि पॉजिटिव फ्रैक्शन बड़ा है पॉजिटिव फ्रैक्शन छोटा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हमें दिया कि 1/x माइनस 1/y पॉजिटिव है। ठीक है, तो 1/x माइनस 1/y पॉजिटिव आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, हाँ 1/2 प्लस 1/3। सॉल्व करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। इधर देखो 1/3 माइनस -1/2, ये भी देखो 1/3 माइनस प्लस, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। हाँ, इस केस में तो क्या आ रहा है दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ रहा है इस केस में भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पक्की सी बात है कोई भी फ्रैक्शन हो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तीसरे केस में चल के देखते हैं। तीसरा में क्या बोला गया है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स एक्स कट गया वाई वाई कट गया, क्या बचा 1/y माइनस 1/x। सॉल्व कर लो 1/y माइनस 1/3 माइनस 1/x, तो -1/2, तो ये तो आ जाएगा, हाँ नेगेटिव ही आएगा, -1/3 -1/2, सिंपल सी बात है नेगेटिव आएगा। फिर इसमें भी सॉल्व करके देख लो 1/y माइनस 1/x, हाँ ये भी नेगेटिव ही आएगा, -1/2 -1/3। तो इसमें तो चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन बढ़ाओ या नेगेटिव फ्रैक्शन बढ़ाओ, सिंपल सी बात है नेगेटिव ही आएगा। आगे के केसेस भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं डी और ई, लेकिन वो स्टेटमेंट सही नहीं है। मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ और ऑप्शंस में भी मैंने सारे मतलब आंसर के यही दो ऑप्शन से जो सेटिस्फाई करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाएंगे। अगर आपको करना है आप डी और ई को भी सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं होंगे, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये भी नेगेटिव होगा, तो दो ही स्टेटमेंट बस ट्रू थी हर केस में, इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ़ अ 30 मीटर लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल। कोई एक 30 मीटर की लैडर है, ये हमारी लैडर हो गई और इट इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, ये हमारी वॉल हो गई, ये 30 मीटर की लैडर है, प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल दैट इट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल। ठीक है, वॉल के टॉप पे पहुंच जा रही है। अब गिवन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द बेस ऑफ द लैडर, मतलब ये जो है ये क्या है 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द लैडर, 30th लेंथ लैडर की, उसका 1/3 कितना हो जाएगा 10 मीटर, इतना हमें पता चल गया। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, इसकी हाइट निकालनी है। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 30 का स्क्वायर 900, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है पर बेस का स्क्वायर हमें पता है 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस होगा तो 800 आ जाएगा पी का स्क्वायर। आपको रूट 800 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रूट 800 को कैसे लिख सकते हो,
रूट 800 को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब 800 को अंदर ऐसे लिखोगे 400 इंटू 2 है ना, और 400 तो रूट होता है 20 का, और तो अंदर रह जाएगा 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20√2। तो हाइट आ जाएगी जो वॉल की हमें चाहिए 20√2, इसका ये आंसर है। इजी क्वेश्चन था काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब।